गाइस वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डॉट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा उन्हें और दूंगा उनके जवाब। और इसके अलावा मेरे पास आपके लिए दो गुड न्यूज भी हैं, बहुत काम की हैं। और वैसे भी मुझे बहुत मजा आता है आपके साथ कुछ नया शेयर करने में। जब भी मैं कुछ नया करता हूं तो मुझे जल्दी होती है जल्दी से आपको बता दूं, तो बता देता हूं वो दो नई चीजें क्या है। पहली तो यह है कि भाई आज से मेरी हर वीडियो में आपको वीडियो इंडेक्स का ऑप्शन मिलेगा। वीडियो इंडेक्स क्या होती है कि भाई अगर आप मेरी पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, आपको लगता है क्यों टाइम वेस्ट करें, क्योंकि मैं आपके टाइम की परवाह करता हूं, मैं नहीं चाहता कि जबरदस्ती आप मेरी पूरी ही वीडियो देखें, तो आपको वीडियो इंडेक्स का ऑप्शन में दे रहा हूं। आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, इवन ये वाली भी आप चेक कीजिएगा, तो आपको इंडेक्स मिल जाएगी कि कितने मिनट में मैंने क्या बोला है, किसके बारे में बताया है। तो अगर आपको सारी चीजें आती हैं उसमें पढ़ लीजिए, और जो नहीं आता है उसी पार्ट को सुन लीजिए, आपका टाइम भी बच जाएगा और आप मुझसे जुड़े भी रहेंगे। है ना कमाल की चीज। आपको अगर सच में इस चीज का यूज करते मजा आए तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज से ये मेरी हर वीडियो में भी मिलेगा, पिछली कुछ वीडियोस में भी मैंने ये इंडेक्स लगा दी है, आने वाली में तो सब में रहेगा। और दूसरी अनाउंसमेंट पुरानी है लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि मेरा स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट है जहां पर मैंने एक्सक्लूसिव कंटेंट अपलोड किया है, तो जाइए, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को फॉलो कर लीजिए। फिलहाल आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, जो चीज काम की लगे उसे नोट कर लेना। पहला कमेंट मैंने पिक किया है अनमोल का, लिखते हैं हेलो सर, हाय अनमोल, दिस इज अनमोल फ्रॉम बिहार। मेरा नाम अनमोल है, बिहार से हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम मी फॉर टीचिंग अस इंग्लिश इन एन एक्सक्लूसिव वे। सबसे पहले तो आपको बहुत सारा प्यार कि आप हमें एक कमाल के तरीके में इंग्लिश सिखाते हैं, थैंक यू सो मच। यही प्यार तो मुझे आपसे चाहिए। नाउ माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीजर एंड ट्रेलर। टीजर और ट्रेलर में क्या फर्क होता है? आई होप यू विल गिव आंसर टू माय क्वेश्चन। बिल्कुल दूंगा। देखिए, टीजर और ट्रेलर ये एक तरीके का एडवर्टीजमेंट होता है। जब कोई नई वीडियो, कोई नया गाना या कोई नई फिल्म आने वाली होती है तो उसका टीजर और ट्रेलर रिलीज किया जाता है ताकि लोगों में उत्सुकता बढ़ जाए कि यार ये चीज तो देखनी ही है, सुननी ही है। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है? देसी भाषा में पहले बता देता हूं, फर्क यह है छोटा वाला ऐड टीजर कहलाता है, बड़ा वाला ऐड ट्रेलर कहलाता है। मतलब जिसमें ज्यादा खुल के जानकारी दी गई हो कि इसमें लड़ाई का सीन भी है, इसके अंदर ये मार धाड़ भी है, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी स्टोरी का भी हिंट दिया गया हो कि इसमें स्मगलिंग से जुड़ी चीज दिखाई गई है, इसमें जो है रिवेंज दिखाया गया है या ये दिखाया गया है, तो उसे ट्रेलर कहते हैं। ट्रेलर देख के आपको लगभग आइडिया हो जाता है कि फिल्म किस स्टोरी पर आधारित है। और टीजर में पता नहीं चलता है कि स्टोरी क्या है या क्या क्या है, बस छोटे से एक दो सीन दिखा देंगे जो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे होंगे, तो उसे देखकर आपकी उत्सुकता बढ़ जाएगी कि यार ये तो मुझे देखना है। तो यही फर्क होता है ट्रेलर एंड टीजर में। अगला सवाल पूछा है मयूरी माने, लिखती हैं सर प्लीज टेल मी, मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरिंग एंड व्हाइल। ड्यूरिंग और व्हाइल में क्या फर्क होता है? बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं। ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन का काम करता है और व्हाइल एक कंजक्शन का काम करता है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो ये समझ लीजिए कि ड्यूरिंग सेंटेंस के अंदर ही रहता है, जबकि व्हाइल दो वाक्यों के बाहर रहकर उन्हें जोड़ने का काम करता है उनके बीच में। जैसे ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, यानी उस समय। जैसे फोन कॉल के दौरान वह चल रहा था, यानी चल भी रहा था और फोन भी चल रही थी, उसके कॉल भी चल रही थी। सो इसका मतलब हो गया, इसकी इंग्लिश हो गई ही वाज वॉकिंग ड्यूरिंग अ फोन कॉल। ही वाज वॉकिंग, वह चल रहा था, ड्यूरिंग अ फोन कॉल, एक फोन कॉल के दौरान, तो एक ही वाक्य के अंदर आ गया। जबकि अगर मैं कहूं जिस समय मैं टीवी देख रहा था या मेरे टीवी देखने के दौरान वह हंस रहा था, सो इसकी इंग्लिश होगी ही वाज लाफिंग व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी। ही वाज लाफिंग, वह हंस रहा था, एक सेंटेंस, व्हाइल जिस समय, उस जब आई वाज वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, तो दो वाक्यों के बीच में व्हाइल लगा के दोनों को जोड़ दिया, तो ये कंजक्शन का काम हो गया। तो ये फर्क होता है व्हाइल एंड ड्यूरिंग में। अगला सवाल पूछा है परी बाबू ने, लिखा है इफ द वॉल वाज नॉट रिपेयर्ड ऑन द टाइम द वाटर वुड गश इनटू द फील्ड्स एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। ओह, बेसिकली आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं द मीनिंग ऑफ गश इनटू इन दिस सेंटेंस, कि इस वाक्य के अंदर गश इनटू का क्या मतलब हुआ, प्लीज टेल मी सर। सबसे पहले तो यार क्या नाम है, परिभाव, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपना सवाल पूछा, आपने एक वर्ड की मीनिंग पूछी और उसको वाक्य के साथ लगाकर पूछा, तो ये और आसानी हो जाती है क्योंकि एक वर्ड के अनेक मतलब होते हैं। अब आपने सेंटेंस के अंदर लगाकर पूछा है तो अब अनेक से हमें मतलब नहीं है, अब मैं आपको वही बताऊंगा जो यहां पर इसका मतलब बैठ रहा है। तो यहां पर गश इनटू का मतलब है घुस
जाना, तेजी से बहाव के साथ अंदर आ जाना, ये मतलब होता है गश इनटू का। किस चीज के अंदर आ जाना, इसलिए प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया गया, और गश मतलब तेज बहाव के साथ। तो इफ द वॉल वाज नॉट रिपेयर्ड, अगर दीवार को ठीक नहीं किया गया, ऑन द टाइम, समय पर, द वाटर वुड गश इनटू द फील्ड्स, तो पानी बहाव के साथ, तेज बहाव के साथ खेतों में घुस जाएगा, एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, और जो फसल है उसको तबाह कर देगा। तो गश इनटू मतलब बहाव के साथ तेजी से घुस जाना। अगला सवाल पूछा है, लक्ष्मी ने लिखा है, हाय सर, आई एम अनाया। हाय अनाया जी, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा एक सवाल है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड वेयर इट यूज्ड, सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन, थैंक यू। श्योर, लक्ष्मी जी कंफ्यूज्ड है ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, यानी कि एक में एस आ रहा है स्पेलिंग में, एक में जेड आ रहा है, और लोग अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं आखिर ऑर्गेनाइजेशन की सही स्पेलिंग कौन सी है, या फिर ये दोनों ही सही है, तो क्या ये अलग अलग है? नहीं, ये दोनों ही एक ही है, एक तरीके का ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशन तो आप समझते होंगे किसे कहते हैं, ये दोनों ही स्पेलिंग उसकी है, बस फर्क इतना होता है यूएस और अमेरिकन वाला फर्क है। अमेरिका वाले जेड लगाते हैं, जबकि यूके वाले, जो ब्रिटेन वाले हैं, वो लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते हैं, और गूगल पर भी इसकी डिटेल दी गई है, वहीं से मैं आपको पढ़ के इसके बारे में बता रहा हूं इस आर्टिकल को स्टडी करने के बाद। तो कोई फर्क नहीं है, दोनों ही सेम है। अगला सवाल पूछा है, करण ने लिखा है, सर आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं। इवन आई लाइक यू करण सो मच, थैंक यू सो मच माय डियर। सर आपने डे 23 को वांट टू चाहता है एंड वांटेड टू चाहता था के बारे में बताया। ठीक है, मेरी 90 दिनों वाली वीडियो की बात कर रहे हैं कि 23वें दिन वाली वीडियो में आपने चाहता है के लिए वांट टू बताया था और चाहता था के लिए वांटेड टू बताया था। ठीक है, अब आगे क्या पूछना चाहते हैं आप? तो ये बताइए, चाहता होगा को क्या बोलेंगे? सर प्लीज गिव मी आंसर। बहुत बढ़िया है, हालांकि मैंने आगे आने वाले दिनों में भी इसका जवाब दिया है, शायद 40-45 मुझे याद नहीं है, लेकिन उसी सीरीज में जवाब दिया है। चाहता होगा या चाहेगा, इसके लिए आप वुड वांट टू या वुड लाइक टू का यूज कर सकते हैं। जैसे वह मुंबई जाना चाहेगा या वह मुंबई जाना चाहता होगा, सो ही वुड लाइक टू गो टू मुंबई, या ही वुड वांट टू गो टू मुंबई। सो वुड वांट टू या वुड लाइक टू का प्रयोग आप कर सकते हैं, और मेरी मानिए तो आप वुड लाइक टू को ही यूज कीजिएगा। अगला सवाल पूछा है, पवन ने लिखा है, हेलो सर। हाय पवन, मेरा एक क्वेश्चन, आपने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का के अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता है। ठीक है जी, पर इस सेंटेंस में तो डज लगता है। महेश डज हिज वॉक इन द मॉर्निंग टुडे, प्लीज 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 पिक माय क्वेश्चन। बिल्कुल, आपने सवाल तो अच्छा पूछा है, लेकिन थोड़ा सा आप ही कंफ्यूज्ड हो गए। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं। आपने यह कहा कि सर आपने कहा था, इवन आपने ही नहीं, दुनिया के सारे टीचर्स कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में डू डज नहीं आता है। हकीकत बात है, नेगेटिव इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में आता है, अफर्मेटिव में तो एस लगता है सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ वो भी नहीं लगता है। फिर आपने कहा तो सर ये तो अफर्मेटिव है, महेश डज हिज वर्क, यानी महेश अपना कार्य करता है इन द मॉर्निंग टुडे, आज सुबह के वक्त में। तो यहां पे डज क्यों आया भाई? ये वो हेल्पिंग वर्ब वाला डू डज नहीं है, ये करने वाला है। बहुत सारी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब जैसी ही होती है। जैसे विल का मतलब क्या होता है? गागी गए, आई विल गो, आई विल कम। लेकिन विल का मतलब एक अपनी इच्छा भी होता है। कहते हैं ना, मेरे पिताजी विल छोड़ के गए हैं, ये मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी की विल है, तो वो भी विल होता है, वो भी विल होता है। इसी तरीके से डू माने करना होता है, डू माने हेल्पिंग वर्ब भी होती है। और अगर इसी में ईएस लगा दो, क्योंकि महेश सिंगुलर पर्सन है, तो डू माने करना है, उसमें ईएस तो लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको तो आता होगा क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो टेंस के बारे में। तो वो डू डज बन गया, तो वो डू रहे या डज रहे, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह नजर आता है, बट वो एक्चुअली में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये वो वाला डज नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अगला सवाल पूछा आदर्श ने, लिखते हैं, हेलो सर। हाय आदर्श, बिलीव मी दैट आई ट्राइड मेनी टाइम्स, यकीन मानिए मैंने कितनी बार ट्राई किया है, बट अनफॉर्चुनेटली यू डिडंट आंसर, लेकिन दुर्भाग्यवश आपने जवाब नहीं दिया माय क्वेश्चन, मेरे सवाल का। सो आई एम हम्बल आस्किंग अ क्वेश्चन, इसलिए मैं बड़े ही प्यार से एक बार फिर से आपसे एक सवाल कर रहा हूं। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टर्स, डॉटर और सन, के बहन की बेटी या बेटे को क्या बोलेंगे? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, योर ट्रूली एंड बिगेस्ट फैन। ओह वाह, कितने टची वर्ड्स आप लिखते हैं, मेरे बॉडी में करंट दौड़ जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, आई एम सॉरी कि मैं आपका सवाल पिक नहीं कर पाया। एक्चुअली में बहुत इजी सा है ये, आप चाहते तो गूगल पे भी मिल जाता है, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जवाब देना, आज नजरों में आया तो मैंने इसका जवाब दे रहा हूं। तो जवाब सुनिए, बहन की बेटी या फिर बेटा, तो वो हुआ भांजा, हुआ भांजा या भांजी। अब चाहे भांजा भांजी हो या आपके भाई की बेटी या बेटे हो, यानी भतीजा या भतीजी हो। अंग्रेजी में भतीजा और भांजा, लड़के के लिए भतीजा और भांजा, नेफ्यू शब्द का यूज होता है, नेफ्यू, नेफ्यू। और भतीजी या भांजी, यानी बहन की लड़की हो या चाचा की लड़की, भाई की लड़की हो, सॉरी वो तो आपको चाचा बोलेंगे ना, भाई की लड़की हो, तो भतीजी हो या भांजी हो, उन्हें
नीस बोलेंगे, शी इज माई नीस, ये मेरी भतीजी है या ये मेरी भांजी है। लेकिन हिंदी में तो भांजी, भतीजी, भांजा, भतीजा अलग अलग है, लेकिन अंग्रेजी में दोनों लड़कियों को, चाहे बहन की लड़की हो चाहे भाई की लड़की हो, उन्हें नीस ही कहेंगे, और भाई का लड़का हो चाहे बहन का लड़का हो उन्हें नेफ्यू ही कहेंगे। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल पूछा है पहाड़ी बॉय परवाना ने, लिखते हैं नमस्ते सर। नमस्ते जी, यू आर द बेस्ट टीचर, आप बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं, शुक्रिया। एंड आई एम द बिगेस्ट फैन टू यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और भी शुक्रिया। सर आई हैव मेरा एक डाउट है, आई रीड मैं पढ़ता हूं, आई रीड मैंने पढ़ा। सर ऊपर वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर हम कहीं पे किसी किताब के अंदर किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला पास्ट का है या ये वाला प्रेजेंट का है, क्योंकि दोनों की वर्ब सेम है। प्लीज सर, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू इफ यू विल लेट मी नो। बिल्कुल आपको बेहतरीन जवाब दूंगा मैं आपको। देखिए आपने दो सेंटेंस लिखे आई रीड, और आपने सही लिखा है कि इसमें से एक का मतलब है मैं पढ़ता हूं और दूसरे का मतलब है मैंने पढ़ा। तो क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म रीड होती है इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो रही है। तो कहीं पर लिखा हो तो कैसे, सबसे पहली चीज किसी भी किताब में अकेला ये नहीं लिखा रहेगा आई रीड के बताओ इसकी मीनिंग क्या है। आप ये बात मानते हैं ना, मतलब ऐसा होगा कि एक पेज है पूरा खाली है बस आई रीड लिखा हुआ है, नो, कहीं पर यूज हुआ होगा ना किसी सेंटेंस के अंदर, किसी स्टोरी के अंदर, तो बस सिचुएशन से आइडिया लगा लेंगे कि अगर वो सेंटेंस वो स्टोरी पास्ट की है तो यहां पर मैंने पढ़ा। जैसे आई रीड यस्टरडे, तो अब यस्टरडे आ रहा है तो यस्टरडे तो बीता हुआ कल है, मतलब पास्ट है, तो मैं पढ़ता हूं हो ही नहीं सकता, मैंने पढ़ा। आई रीड एवरीडे, अब एवरीडे का मतलब तो रोज होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा मैं रोज पढ़ता हूं। तो सिचुएशन के हिसाब से पता लगाते हैं, लिखा हुआ होता है सिचुएशन। अब बोलने में कैसे पता चलेगा, तो ये मैं पढ़ता हूं तो आई रीड है, लेकिन मैंने पढ़ा आई रीड नहीं आई रेड है। तो रीड की तीनों फॉर्म्स ऐसे थे, रीड, रेड, रेड, यानी कि स्पेलिंग सेम लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। तो आई रीड मैं पढ़ता हूं, आई रेड मैंने पढ़ा, तो आप इसे रेड बोलेंगे तो बोलने में समझ में आ जाएगा, और लिखा हुआ होगा तो सिचुएशन के हिसाब से भी आइडिया लगा लेंगे कि ये पास्ट का है या प्रेजेंट का। अगला सवाल पूछा है सतीश ने, लिखा है व्हाट द मीन बाय एक्सक्लूसिव, क्या मतलब होता है एक्सक्लूसिव का। ओह ये वर्ड मैं आजकल रोज यूज कर रहा हूं। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, अब मैं तो यूज कर ही रहा हूं, इवन हम न्यूज चैनल्स पर भी कभी खबरें आती है ना तो एक्सक्लूसिव लिखा हुआ देखते हैं, ऐसे चलता रहता है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव वीडियो। क्या मतलब होता है, देखिए एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ हमारे पास बाकी और कहीं नहीं, सिर्फ हमारे पास बाकी और कहीं नहीं। जैसे मैं मानो मैं कहूं मैं YouTube पर एक्सक्लूसिव वीडियो डालता हूं, तो मेरा मतलब है कि ये वीडियो मैं कहीं और डालता ही नहीं हूं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू और आपका कोई और प्लेटफॉर्म है कू वगैरह, मैं कहीं नहीं डालता। तो एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ, अब न्यूज चल रही है अचानक कोई वीडियो दिखा दिया उस पर चल रहा है एक्सक्लूसिव वीडियो, तो इसका मतलब है ये वाली जो वीडियो है ये इन्हीं न्यूज चैनल वालों के पास है और किसी न्यूज चैनल पर ये वीडियो आ ही नहीं रही है। ऐसा होता है ना एक ही वीडियो सभी पे दिखाते हैं न्यूज चैनल वाले, तो वो एक्सक्लूसिव नहीं कहलाएगी। तो एक्सक्लूसिव कंटेंट वो कंटेंट होता है जो सिर्फ उसके ऑनर के पास हो या उसका ऑनर जहां चाहे वो एक ही जगह वहां पर अपलोड करे, उस जगह के अलावा उस प्लेटफॉर्म के अलावा वो कंटेंट कहीं पर भी मौजूद ना हो, उसे हम एक्सक्लूसिव कंटेंट कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पूछा है कार्टून वीडियो चैनल ने, लिखा है माय नेम इज फराज, मेरा नाम फराज है, आई स्टडी इन 7th क्लास, में 7वीं क्लास में पढ़ता हूं। यार बड़े छोटे फराज तुम तो। हाय सरताज सर, हाय फराज, आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा सवाल है, कमाल की इंग्लिश है फराज तुम्हारी, जबरदस्त, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया तुम्हारी इंग्लिश पढ़ के। सर इंग्लिश बुक में 10 वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड ने मुझे बहुत कंफ्यूज कर रखा है। सर प्लीज सर आप मेरे क्वेश्चन पिक नहीं करते, सर प्लीज इस बार मेरे क्वेश्चन पिक कर लीजिए प्लीज। ओके तो 10 आपने बिल्कुल देखा होगा, इसका मतलब होता है इसलिए या इसी कारण, जैसे ही डिडंट स्टडी या ही हैडंट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं की, 10 ही गॉट फेल्ड, इसलिए वो फेल हो गया। सो इसीलिए यानी सो दैट, दैट्स व्हाई, दिस इज द रीजन, ये सब अल्टरनेट होते हैं 10 के। तो 10 का मतलब होता है यही वजह है, इसी वजह से, इसीलिए, ये हिंदी होती है 10 की। आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए लेकिन आप इंग्लिश में लिखने की आदत डालिए, आप अपना सवाल इंग्लिश में लिखा कीजिए। अगला सवाल पूछा है विक्रम ने, लिखा है यू आर माय नंबर 1 टीचर, यू आर माय नंबर 1 फॉलोअर, नंबर 1 सब्सक्राइबर, नंबर 1 फैन, मैं तुम्हारा नाम लेता हूं विक्रम, विक्की गार्डनिंग। ओके यू आर माय नंबर 1 टीचर, क्रॉस और अक्रॉस में क्या डिफरेंस है। ओके विक्रम मैं आपको इससे पहले जवाब दूं, मेरी नजर पड़ गई थी आपको किसी ने कमेंट में जवाब दिया हुआ है, तो मैं उनका नाम ले लेता हूं ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले कि हाँ देखो जवाब जो देते हैं उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। श्याम बिहारी पटेल जी ने आपको जवाब दिया है 5 दिन पहले कि भाई क्रॉस मतलब होता है पार करना और अक्रॉस का मतलब होता है सभी जगह, हर जगह, आर पार, चाहे इधर से लेके उधर तक। तो बिल्कुल आई क्रॉस द रिवर, मैं नदी पार करूंगा, यानी कि मैं नदी को पार करूंगा।
या फिर आप कह सकते हैं क्रोकोडाइल्स आर अक्रॉस द रिवर, जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो मगरमच्छ हैं, वो यहां से वहां तक इस नदी में फैले हुए हैं। तो क्रॉस मतलब पार करना और अक्रॉस मतलब पूरा का पूरा, सब में, हर एक जगह में। अगला सवाल पूछा है शाहिद नवाज ने, लिखा है सर गिल्टी और कल्प्रिट में क्या फर्क बताइए। ओके, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, यानी जिस पर अभी दोष साबित ना हुआ हो, जिससे ये लगे कि हाँ ये दोषी है, या वो माने लेकिन अभी सरकारी रूप से, कानूनी रूप से उसमें साबित ना हुआ हो, तो कहेंगे ही इज गिल्टी, ये गिल्टी है इस चीज का। और जब वो अपराधी बन जाता है, उस पर अपराध साबित हो जाता है, तो उसे कल्प्रिट बुलाते हैं। ये मैं आपके साथ एक कोरा का आर्टिकल शेयर कर रहा हूं, ये मैंने वहां पढ़ा था, तो वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये फर्क होता है गिल्टी एंड कल्प्रिट में। इसके अलावा अगर कोई और आपके पास थॉट है या किसी और के पास नहीं, गिल्टी का मतलब ये भी होता है कल्प्रिट का, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका स्वागत है। अगला सवाल पूछा है साजन ने, लिखते हैं सर हम बहुत गरीब फैमिली से आता हूं और ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका और इंग्लिश सीख रहा हूं, क्या हमें इंग्लिश आगे लेकर जा सकता है? ओके, बिल्कुल जा सकती है। देखिए, आप अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये शिक्षा है एक तरीके की, और एक लैंग्वेज है जो कि बहुत काम की लैंग्वेज है, खासतौर पे भारत में। तो इंग्लिश सीखकर आप अपना करियर भी बना सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी जो क्वालिफिकेशन है इंग्लिश सीखने के बाद वो और पावरफुल हो जाती है, आपको अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी सैलरी भी ज्यादा हो सकती है। और अगर आप ये सब ना भी करना चाहें ना, तो आप घर बैठकर अपने देश की सेवा कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप टीचिंग भी करते हैं ना, इंग्लिश सिखाते हैं, आजकल ऑल ओवर इंडिया में देखता हूं इंग्लिश के टीचर्स हर जगह मौजूद है, गली मोहल्ले में इंग्लिश स्पीकिंग के टीचर्स मौजूद हैं, और कोई भी खाली नहीं बैठा है, सब बच्चे पढ़ते हैं उनके पास बहुत बहुत संख्या में। तो आप वो काम कर सकते हैं, आप जहां भी रहते हैं अपने बच्चों को इंग्लिश की शिक्षा दीजिए, उन्हें पढ़ाइए, और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और आगे भी निकल सकते हैं। अगला सवाल पूछा है प्रमोद ने, लिखा है सर मक्खी मारना की इंग्लिश प्लीज। टेक माय क्वेश्चन, माय डियर सर इज सरताज। ओके, माय डियर सर इज सरताज, लास्ट वाला तो कमाल का था। मक्खी मारना इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? देखिए, मक्खी मारने को पहले समझ लो कि क्या कहते हैं। मक्खी मारना का मतलब होता है खाली बैठना, मतलब कोई काम ना करना, मतलब जहां पर बैठे उस जगह कोई काम ही नहीं है, तो कहते हैं मक्खी मार रहा हो तो दुकान पे बैठ के। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सिट आइडल। सिट आइडल, जैसे वह मक्खी मार रहा है, ही इज सिटिंग आइडल, ही इज सिटिंग आइडल। तो मक्खी क्यों मार रहे हो? व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, व्हाई आर यू सिटिंग आइडल। तो मक्खी मारना इसे कहते हैं। ओके गाइस, तो ये थी आज की क्लास संडे वाली। आई एम श्योर कि आपको भरपूर मजा मिला होगा और बहुत ज्यादा मजा भी आया होगा और नॉलेज भी मिली होगी। अगर आपका है कोई सवाल तो जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवालों को पोस्ट कर दीजिए। मैं नेक्स्ट संडे वाली वीडियो बनाने से पहले इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में से आपके सवालों को पिक करूंगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो इंडेक्स को भी ट्राई करके देखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।